Friends, welcome back to this session, and this is our third session of residential status taxation का थर्ड सेशन है. ओके तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा थियोरेटिकल लेक्चर रहेगा. सेशन 3 विल बी थियोरेटिकल बेस्ड, और उसके बाद आई मीन लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आई विल बी स्टार्टिंग विद सम्स. तो फोर्थ सेशन से आपको सम्स मिलना चालू हो जाएंगे, और in that way we will complete this topic. तो फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, 2 सेशंस हमारे हुए. अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो रेसिडेंट बनने के 2 कंडीशंस है, और अगर आप ये 2 में से एक कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर देते हो तो you will become a resident. तो if you want to become a resident, there are basically 2 conditions. अगर आप इन दोनों में से एक conditions भी, देखिए मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ यहाँ पे, any one of the both बोलो या 2 conditions, अगर आप इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देते हो तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम द रेसिडेंट. तो रेसिडेंट बनने के 2 कंडीशंस, और एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो सम आपका और आगे जाएगा, और आपको आगे जाके देखना होगा कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो. तो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे, वो ये देखना होगा कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं हो. सी इफ़ यू बिकम अ रेसिडेंट थिंग्स आर ईजियर फॉर यू. अगर आप रेसिडेंट बन गए तो फिर आपको चेक करना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो. दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको चेक करना है आगे कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो. बट अगर आप रेसिडेंट ही नहीं बनते हो, सॉरी, अगर आप रेसिडेंट की कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं करते हो, ये जो रेसिडेंट की कंडीशंस लिखी हुई है, अगर आप रेसिडेंट की कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं करते हो, मतलब अगर आप ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप रेसिडेंट ही नहीं बने. और जो बंदा रेसिडेंट ही नहीं बना तो उसको आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है. तो इफ़ यू आर अ रेसिडेंट, सम आपका आगे जाएगा, आपको फिर चेक करना है कि आप ऑर्डिनरी हो कि नहीं हो. बट अगर इफ़ यू आर नॉट अ रेसिडेंट, आप रेसिडेंट ही नहीं हो, आप रेसिडेंट ही नहीं बने, आप रेसिडेंट ही नहीं हुए, आप रेसिडेंट ही बन नहीं पाए, तो आपको ये ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. रेसिडेंट बनना है तो ये 2 कंडीशंस है. दिस इज़ नंबर 1 और दिस इज़ नंबर 2, और आपको इन दोनों में से एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई करना है. सेटिस्फाई एनी वन ऑफ बोथ द कंडीशंस. आपको इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है. अगर आपने एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी देन यू विल बिकम अ रेसिडेंट. और अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी फ्रेंड्स तो भी यू आर अ रेसिडेंट. मतलब दोनों सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में और है, ये 2 कंडीशंस के बीच में और है. आपको ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. आपने ये सेटिस्फाई कर दी, ये सेटिस्फाई नहीं की, तो भी आप रेसिडेंट बोले जाओगे, क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये कंडीशन सेटिस्फाई की, तो भी आप रेसिडेंट बोले जाओगे. आपने अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो सॉरी, आप रेसिडेंट नहीं बोले जाओगे. और अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो भी आप रेसिडेंट बोले जाओगे. तो आई हैव गिवन यू ऑल द पॉसिबिलिटीज, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द सिनेरियोज. तो मैंने आपको सारे पॉसिबिलिटीज़, सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन कर दिए हैं. अब हम शुरुआत करेंगे. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2 के अंदर 2 है, ए और बी, तो दोनों सेटिस्फाई करना है, वो बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स. अभी सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखो. 2 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, वो दोनों में से एक सेटिस्फाई कर दो.
आप बन गए रेसिडेंट। और अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आप आगे जाके देखो कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नहीं हो, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के क्या कंडीशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन नंबर 4 के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो सेशन नंबर 3 विल बी ऑल अबाउट थ्योरी, सेशन नंबर 4 विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ थ्योरी, और सेशन नंबर 5 से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिडेंट बनना है, 2 कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर दो, पहले वाला या तो दूसरा वाला। कंडीशन नंबर 1, अगर आपको रेसिडेंट बनना है 2 में से एक सेटिस्फाई कर दो। कंडीशन नंबर 1, ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग 1920 फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। मतलब उसको प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज रहना है। सर अब क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन में तो 1920 लिखा हुआ है, और मैंने आपसे कह दिया हो प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 1920। जिनको नहीं पता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्लीज़ चेक माय प्रीवियस लेक्चर्स। आप डायरेक्टली अगर 3rd लेक्चर पे आ रहे हो तो मैं आपसे एक चीज़ क्लियरली कह देता हूँ, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि 1st और 2nd लेक्चर के नॉलेज के बिना आप डायरेक्टली 3rd लेक्चर पे जंप नहीं कर सकते। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, मैंने बोला पूरे साल भर मैं टैक्स की बातें करने वाला हूँ, 1920 की बातें करूँगा। हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, पूरे साल भर मैं 1920 की बातें करने वाला हूँ। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट 1920 दैट इज द प्रीवियस ईयर। सर क्यों प्रीवियस ईयर, अभी कौन सा साल चालू है, अभी 2021 चालू है। सर कैसे मालूम पड़ा, अप्रैल 20 हो गया है, मार्च 21 आने वाला है, तो इसके पहले वाला साल कौन सा था 1920, वो है प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स आपको पहली कंडीशन में ये दिखाना है कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर यानी कि 1920 के अंदर कम से कम 182 डेज थे। यू नीड टू शो दैट थिंग। आपको प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया के अंदर कम से कम 182 डेज होना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज थे, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट। देखिए कंडीशन पढ़ता हूँ, ही इज इन इंडिया, ही मतलब शी भी, तो ऐसा मत समझिए कि ही मतलब से मेल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ही मतलब शी भी, तो लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो, उसको इंडिया के अंदर होना पड़ेगा। इंडिया मतलब जम्मू से लेके केरला तक, गोवा से लेके आसाम तक, तो उसको इंडिया के अंदर होना पड़ेगा, किधर भी इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर कोई भी इंसान प्रीवियस ईयर में 182 डेज था इंडिया में, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट, तो उसे रेसिडेंट बोला जाएगा। समझ में आया? सर 182 नहीं 181 डेज था, सॉरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अब सेकेंड लाइफलाइन पे जाइए। सर 182 डेज था, यस 182 होना चाहिए या 182 से ज़्यादा होना चाहिए। सर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर समझिए हम लोग 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में थे, तो फिर ऐसे केस में क्या करें? अगर हम प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज थे, तो सर ऐसे केस में क्या करें? आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप 182 डेज प्रीवियस ईयर इंडिया में थे, तो आप ऑलरेडी रेसिडेंट बन गए हो, आपको सेकंड कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया 2 में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यू आर अ रेसिडेंट। सर हम 187 डेज थे, अरे भाई 182 से ज़्यादा हुआ चलेगा, 182 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 181 डेज थे, सॉरी आपने ये लाइफलाइन मिस कर दी, अभी आपको ऑप्शन नंबर 2 पे आना है, सेकेंड लाइफलाइन। बट सेकेंड लाइफलाइन में एक बुरी चीज़ है, और वो बुरी चीज़ ये है कि सेकेंड लाइफलाइन में 2 क्लॉज है, आपको दोनों के दोनों क्लॉज को सेटिस्फाई करना होगा। सर हम लोग 182 डेज थे, तो आप ऑलरेडी रेसिडेंट बन गए, आपको सेकेंड कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रेसिडेंट बन गए। अब ये चेक करो कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो। आप ऑलरेडी एक रेसिडेंट हो,
तो आपको अभी सेकंड कंडीशन देखने की, देखिए बीच में और है, जब दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो यू आर ऑलरेडी अ रेसिडेंट। आपको दोनों कंडीशंस को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक कंडीशन में काम तमाम। बट अगर आपने लाइफलाइन नंबर 1 फेल हो गई तो आपको लाइफलाइन नंबर 2 पे जाना है। बट फ्रेंड्स, लाइफलाइन नंबर 2 में देखना 2 है, ए एंड बी, दोनों को सेटिस्फाई करना है। सर ए सेटिस्फाई हुआ, बी नहीं हुआ, सॉरी कंडीशन फेल हो गई। सर ए सेटिस्फाई हो गया बट बी नहीं हुआ, सॉरी फेल। सर ए सेटिस्फाई नहीं हुआ, बी हो गया, लाइफलाइन। ए बी में से ए नहीं हुआ, बी हो गया, सॉरी। दोनों ए और बी दोनों आपको सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि बीच में एंड है। एंड और को आप अच्छे से समझते होगे। जब भी क्वेश्चन पेपर में एंड लिख के आता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लोगों को एंड अगर है तो आप लोगों को दोनों करना है। और जब भी बीच में और होता है तो दोस्तों ये समझिए कि दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है। तो और एंड को आप अच्छी तरीके से समझिए, और एंड को अच्छी तरीके से समझिए। और है मतलब कोई दोनों में से एक भी चल जाएगा। एंड है मतलब दोनों के दोनों करना होगा। तो अगर आपको सेकंड में ए एंड बी है, मतलब सेकंड लाइफलाइन जब सक्सेसफुल होगी जब आपका ए और बी दोनों में यस यस दिखेगा, दोनों सेटिस्फाई होगी। दोनों में से अगर एक भी नहीं हुई तो सॉरी, आपकी पूरी सेकंड लाइफलाइन फेल हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं। सेकंड के अंदर ए पढ़ता हूं। ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग 1920 जब मेरे मुंह से निकलेगा तो मैं उसे प्रीवियस ईयर बोलूंगा। तो उसको प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना है? 60 डेज। तो सेकंड की पहली लाइफलाइन, और वो ये लाइफलाइन कहती है कि उसको इंडिया में होना पड़ेगा पिछले साल, प्रीवियस ईयर 1920 में कम से कम 60 डेज। सर वो प्रीवियस ईयर में 1920 में 59 डेज था, सॉरी कंडीशन फेल हो गई। सर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज था, कंडीशन फुलफिल हो गई। 60 होना चाहिए या 60 से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इट शुड नॉट बी लेस देन 60, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सर प्रीवियस ईयर में वो 59 डेज था, सॉरी आपकी कंडीशन फेल हो गई। अब देखिए मैं आपको बताऊं, टैक्स में थोड़ा स्मार्ट रहिए। अगर आप 59 डेज थे प्रीवियस ईयर में तो आपको बी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने बताया कि ए और बी दोनों यस यस होना चाहिए। अगर आपका बी सेटिस्फाई भी हो गया तो भी कुछ काम का नहीं है, बिकॉज आपका ए सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ए और बी दोनों में यस होना चाहिए। अगर आपका ए फुलफिल हो रहा है सेकेंड में बट बी फुलफिल नहीं हो रहा है सेकेंड का, इट मेक्स नो सेंस। समझ में आ रहा है आपको? तो सेकेंड के अंदर ए में आपको ये बताना है कि आप प्रीवियस ईयर यानी 1920 में कम से कम 60 डेज थे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई सेकंड ए हुई तो बात बनेगी, सम आगे जाएगा। नहीं तो आपको सेकंड बी देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज सेकंड में ए और बी दोनों को सेटिस्फाई करना होगा अगर आपको रेसिडेंट बोल रहा है। तो जब आपका सेकंड ए सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है तो आप बी को सेटिस्फाई करके भी क्या कर लोगे? तो आई एम वेरी क्लियर। तो फ्रेंड्स सेकंड ए कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 1920 में कम से कम 60 डेज होना चाहिए इंडिया में। 60 चलेगा, 61 चलेगा, 59 नहीं चलेगा, 58 नहीं चलेगा, बिकॉज वो 60 से कम है। चलिए सर, हमने फर्स्ट ए सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड कंडीशन बी कहता है कि ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये होता है, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? आपका प्रीवियस ईयर है 1920। आपके प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल यानी 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, ये 4 साल में आपको ये बताना होगा कि आप कम से कम इंडिया में 365 डेज थे, चारों साल को मिला के ऐड करके।
It's a very technical condition. I'll be elaborating on this condition, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, and it will be very easier for you. तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि आप प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, पहले मतलब तुरंत पहले, इसके पहले तो कितने साल हुए, ये 4 साल थोड़ी है, इसके इमीडिएट पहले के 4 साल में, चारों साल को मिला के कम से कम 365 डेज इंडिया में थे। सर ये कंडीशन से कैसे मालूम पड़ता है कि ये बोल रहा है? पढ़ता हूँ। ही इज इन इंडिया, ही मतलब शी बी, ही इज इन इंडिया for 365 days or more during the 4 years, during 1 2 3 4 years, immediately, तुरंत, preceding, पहले, प्रीवियस ईयर। इसका मतलब प्रीवियस ईयर के तुरंत पहले के 4 साल में कम से कम 365 डेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे, सेकंड कंडीशन में प्रीसीडिंग बोला है। एक सम करूंगा, समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर के तुरंत मतलब इमीडिएटली पहले के 4 साल में, चारों साल मिला के कम से कम 365 डेज होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रेंड्स। समझिए आप 18-19 में इंडिया में 0 डेज थे, आप इंडिया में थे ही नहीं 18-19 में। समझिए आप 17-18 में इंडिया में एक भी दिन नहीं थे। समझिए आप 16-17 में भी इंडिया में एक भी दिन नहीं थे, बट आप 15-16 में पूरे 365 डेज थे। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ये चारों सालों को मिला के, ये 4 इयर्स को ऐड करके आपको 365 दिखाना है। तो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज़ इररिलेवेंट अगर 000 भी है, पर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना। मैंने क्या बोला सेकेंड कंडीशन में कि भाई आपको प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल है, वो 4 साल में कम से कम 365 डेज रहना है। प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, तुरंत पहले के 19-20 के तुरंत इमीडिएट पहले के 4 साल कौन से हैं? 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। ये 4 साल में चारों सालों को ऐड करके, 4 इयर्स को ऐड करके आपको 365 दिखाना है। तो अगर आप 18-19 इंडिया में थे ही नहीं, आप 17-18 इंडिया में थे ही नहीं, आप 16-17 इंडिया में थे ही नहीं, बट अगर आप 15-16 365 डेज थे, तो चारों को ऐड करके देखो 365, मतलब चारों को ऐड करके 365 आंसर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए वो मुझे नहीं पता, बट वो चारों को ऐड करके 365 आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, सेकेंड में आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मेरे हाथ को देखिए। सर ये हो गया, ये नहीं हुआ, सॉरी। सर ये नहीं हुआ, ये हो गया तो भी सॉरी। सर ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सॉरी। दोनों कंडीशन पे टिक मार्क होना चाहिए, तो ही आप रेसिडेंट बनोगे। और अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आप खुश हो जाना, क्योंकि अब आपको और मेहनत करनी है और आपको देखना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नहीं हो। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? समझिए आपने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रेसिडेंट हो। सर हमने कंडीशन नंबर 1 ने कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर दी, तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रेसिडेंट हो, बिकॉज दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है रेसिडेंट के लिए। सर हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 1 और 2, तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रेसिडेंट हो। सर हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, 1 और 2, तो सॉरी, यू आर नॉट अ रेसिडेंट। बट यहाँ पे बोलूँ मैं आपको फ्रेंड्स, अगर आप रेसिडेंट नहीं बने ना तो बी मोर हैप्पी। अगर आप रेसिडेंट नहीं बने ना तो बी मोर हैप्पी। क्यों मालूम? बिकॉज अगर आप रेसिडेंट नहीं बने ना तो आपका सम वहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा, और जब आपका सम वहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो बंदा रेसिडेंट बनता है उसको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है। बट जो बंदा रेसिडेंट ही नहीं बना, जो इंडिया में ही नहीं आ पाया, वो ऑर्डिनरी चेक करके फ़ायदा क्या है? तो अगर आपका सम रेसिडेंट बनता है तो क्राई, बिकॉज यू हैव टू गो अहेड एंड चेक वेदर यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उसकी कंडीशंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। बट अगर आप रेसिडेंट ही नहीं बने, ये कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो बी हैप्पी
बिकॉज आपका सम कंप्लीट हो गया, आपको ऑर्डिनरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अभी आप जो देख रहे हो सेकेंड स्लाइड में, दीज आर सम एक्सेप्शंस, ये कुछ एक्सेप्शंस है, बराबर से सुनना। अभी मैं देखिए मूवी में ट्रेलर रहता है ना, तो ट्रेलर में ट्विस्ट भी आता है, तो मैं ट्विस्ट बता रहा हूं आपको। ओके अब ट्विस्ट क्या है, जब भी आप रेसिडेंस का सम करोगे ना, जब भी आप ये रेसिडेंशियल स्टेटस का सम करोगे ना, तो सबसे पहले ये देखना कि आप नॉर्मल में हो कि एक्सेप्शन में हो। सर अब ये क्या हो रहा है, अब ये चीज़ क्या है, ये अब तक समझ में आया, अब ये क्या हो रहा है। तो जब आप रेसिडेंस का सम करने लगोगे फ्रेंड्स, जब आप रेसिडेंस के सम्स की तरफ जाओगे, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिल गया और आपको हाथ में क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि सम नॉर्मल है कि एक्सेप्शनल है। फ्रेंड्स बराबर से सुनना, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। नेक्स्ट 15 मिनट्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू डाइजेस्ट। तो फ्रेंड्स आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले ये देखना कि सम नॉर्मल है कि सम एक्सेप्शनल है। सर नॉर्मल है मतलब क्या बोल रहे हो आप? नॉर्मल है मतलब ये सारी चीज़ें आएगी जो लिखी हुई है ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर सम एक्सेप्शनल है तो सिर्फ वो बंदे को एक ही कंडीशन है, एक ही लाइफ लाइन है। मैं फिर से एक और बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, रेसिडेंस का सम आप करने जा रहे हो। सबसे पहले देखना कि नॉर्मल सम है कि एक्सेप्शनल सम है। अगर नॉर्मल सम है तो ये सब आएगा, मेरे हाथ को देखो। और अगर सम एक्सेप्शनल है तो एक्सेप्शनल वालों को सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है। मैंने बाकी सब इरेज कर दिया बिकॉज मैंने आपको नॉर्मल सिखा दिया हो, यही लाइफ लाइन है बस। एक्सेप्शनल वालों को सिर्फ एक लाइफ लाइन है। तो सर अब कैसे मालूम पड़ेगा नॉर्मल है कि एक्सेप्शनल है? देखिए पेपर आपके हाथ में है, आप शुरुआत कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम की शुरुआत है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि सम नॉर्मल है कि एक्सेप्शन है। लिख के नहीं आएगा नॉर्मल है कि एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1 ये रहा, एक्सेप्शन नंबर 2 ये रहा। अगर ये दोनों में से कोई एक एक्सेप्शन भी आता है तो ये एक्सेप्शन में से एक कंडीशन है 182 डेज ओनली, 182 डेज ओनली। और अगर ये दोनों में से कोई भी केस नहीं आता है तो सम आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल है मतलब सारी कंडीशंस। तो एक और बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ फॉर यू फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर हाथ में है, शुरुआत है, रेसिडेंस की तरफ आपकी आंखें हैं, 15 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एक बार हाथ में मिल जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि सम आपका नॉर्मल कैटेगरी का है कि एक्सेप्शनल कैटेगरी का है। अगर सम नॉर्मल कैटेगरी का है मतलब वो दोनों की दोनों लाइफलाइन लिखोगे। अगर सम एक्सेप्शनल कैटेगरी का है तो आपको सिर्फ एक्सेप्शनल वालों को सिर्फ एक लाइफलाइन, पहली लाइफलाइन मिलेगी। इसके लिए मैं देखो बाकी सब लाइफलाइन बोर्ड से इरेज कर चुका हूँ। तो सर ये नॉर्मल और ये एक्सेप्शन क्या लिख कर आएगा? और उसका आंसर है नो। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है, आपको पेपर से पकड़ना है, आपको देखना है समझदारी से। तो सर ये कब करना है? सबसे पहले हाथ में पेपर आया, जब आप ये सम करने जाओगे तो सबसे पहले देखना कि ये नॉर्मल है कि एक्सेप्शन है। बिकॉज अगर ये नॉर्मल निकला तो सारी कंडीशंस लिखनी होगी, और अगर ये एक्सेप्शन लिखा तो आपको सिर्फ एक कंडीशन लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अभी एक्सेप्शनल के अंदर आप देख रहे होगे, आप एक्सेप्शनल में देख रहे होगे दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, 2 दोनों में से कोई एक आएगा, दो नहीं आएगा, कोई एक आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों में से या तो कोई एक आएगा या तो दोनों नहीं आएंगे। या तो एक्सेप्शन नंबर 1 आएगा तो भी आपको एक कंडीशन लिखनी है, या तो एक्सेप्शन नंबर 2 आएगा तो भी आपको सिर्फ 182 डे वाली कंडीशन लिखनी है। सर ये दोनों एक्सेप्शन नहीं आए तो फिर आपको नॉर्मल सारे कंडीशन लिखनी है। आई एम वेरी क्लियर नाउ। एक्सेप्शन दिखा, एक्सेप्शन 1 है तो आपको सिर्फ
वो 182 डेज़ वाली कंडीशन लिखनी है, एक्सेप्शन 2 है तो भी आपको सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन लिखनी है, और अगर दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया तो आपको सारी कंडीशंस लिखनी है। एक्सेप्शन नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो या तो और शिप मेंबर ऑफ क्रू, जो हमारी इंडियन क्रू शिप मेंबर है, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो या तो, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, इंडियन सिटीज़न या तो शिप मेंबर ऑफ क्रू, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो फिर आपको सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन रहेगी। बराबर से समझना फ्रेंड्स, मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको बराबर से समझने की कोशिश करना। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो या तो और शिप मेंबर ऑफ क्रू, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, इंडियन सिटीज़न या तो शिप मेंबर ऑफ क्रू, अगर आप दोनों में से कोई एक हो चलेगा, दोनों होने की ज़रूरत नहीं, बीच में और है। देखिए, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, लीव्स इंडिया, तो सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए? इंडिया के बाहर जाना, और मकसद होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आपके लिए एक्सेप्शन 182 डेज़ वाली कंडीशन ही आएगी। तो क्वेश्चन पेपर में देखना, या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या तो शिप मेंबर ऑफ क्रू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। दोनों है तो बढ़िया है, दोनों में से एक और चल जाएगा। इंडिया के बाहर जाना होना चाहिए, वो लिख के आना चाहिए ही इज़ लीविंग इंडिया। मकसद एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मकसद एम्प्लॉयमेंट, घूमने के लिए नहीं, शादी में नहीं, एम्प्लॉयमेंट। अगर ये तीनों चीज़ें मैच होती है, इंडियन सिटीजनशिप मेंबर, दोनों में से कोई एक, लिव्स इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें मैच होती है तो हम बोलेंगे ये एक्सेप्शनल है। और अगर एक्सेप्शनल है तो सिर्फ नीचे देखिए 182 डेज़ वाली कंडीशन। नंबर 2, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, सर इंडियन सिटीजन मतलब जिसका जन्म इंडिया में हुआ, जो बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में हुआ, उसको बोलते हैं इंडियन सिटीजन। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है, अगर आप बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में हुए हैं तो मैं आपको इंडियन सिटीजन बोलूँगा। इफ़ यू आर बॉर्न एंड बॉटम इन इंडिया, आपका जन्म यहाँ पे हुआ तो मैं आपको इंडियन सिटीजन बोलूँगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मालूम कौन? जिसका जन्म इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुआ है 1947 के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, उसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आपका जन्म या किसी का जन्म इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुआ है तो उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, बिकॉज पहले तो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था, वो फिर पार्टीशन हुआ। तो अगर किसी का जन्म इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुआ है 1947 से पहले, उसको बोलते हैं अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। अगर आप इंडिया में आ रहे हो, कम्स इंडिया, सेकेंड पॉइंट देखिए, और मकसद है विजिट, घूमने के लिए। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप इंडिया में आ रहे हो, आप घूमने के लिए आ रहे हो, तीनों में से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर आपके लिए हो जाएंगी 182 डेज़ कंडीशन, वो एक ही कंडीशन, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये था तुम्हारा एक्सेप्शन। अब मैं 2 मिनट लूँगा, 2 नहीं 3-4 मिनट लूँगा, मैं आपको फिर से समझाऊँगा। हाथ में क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले देखो नॉर्मल है कि एक्सेप्शन है। अगर आप रेसिडेंस को सम कर रहे हो, एक्सेप्शन 2 है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो शिप मेंबर ऑफ क्रू, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, बीच में देखो और है। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए नहीं, काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, देखिए तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन या तो शिप मेंबर ऑफ क्रू। इंडिया के बाहर जा रहा है, कंडीशन नंबर 2, काम के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट, अगर ये तीनों चीज़ें मैच होती है तो ही आप 182 डेज वाली लाइफ लाइन यूज़ करोगे, तो ही वो एक्सेप्शनल बोला जाएगा फ्रेंड्स। एक्सेप्शन नंबर 2, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन मतलब आपको पता है जिसका जन्म इंडिया में हुआ, उसको बोलते हैं इंडियन सिटीजन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जिसका जन्म इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुआ 1947 से पहले, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बिकॉज वो टाइम पे ये सब चीन ही पूरा एक इंडिया था। तो अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ है या पाकिस्तान में हुआ है या बांग्लादेश में हुआ है बंटवारे से पहले, 1947 से पहले, तब उसका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर आप इंडिया में आ रहे हो, कम्स इंडिया, देखिए फ्रेंड्स, कभी लीव्स बोलना है, कभी कम्स बोलना है, ये भी याद रखिए। कम्स इंडिया किस लिए? घूमने के लिए। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में से कोई एक हो, इंडिया में आ रहे हो घूमने के लिए, ये तीनों मैच होता है तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन है। और अगर एक्सेप्शन है तो नीचे देखिए
ओनली 182 डेज कंडीशन। सर मैं केस 1 में भी फिट नहीं होता हूँ, सर मैं केस 2 में भी फिट नहीं होता हूँ, तो फिर नॉर्मल है। और अगर नॉर्मल है तो सारी कंडीशंस आपको लिखनी है फ्रेंड्स। तो ये मेरा लेक्चर था, थ्योरेटिकल लेक्चर था, होप सो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बहुत बार मैंने रिपीटेशन किया, इफ़ यू एम नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट रिवाइंड कीजिए, रिकैप कीजिए, पीछे जाइए, पॉज कीजिए, सुनिए स्लो मोशन में, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ही क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑर्डिनरी सिखाने वाला हूँ और फिर हम लोग सम्स की तरफ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।